Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, लक्ष्मीकांत बुक सीरीज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकारों में हमने शुरुआत के कुछ मौलिक अधिकार देखे और उनको समझने का प्रयास किया कि समता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन देता है, कहाँ से मिलती है, इसकी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, इसके ऊपर युक्त प्रतिबंध कौन से हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम निवास के अधिकार की बात करते हैं। ये अधिकार कहता है कि हर नागरिक को देश में निवास करने का अधिकार है और एक तो किसी दूसरे हिस्से में रहने का अधिकार है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, और फिर वहां पर व्यवस्थित होने का भी अधिकार है कि परमानेंट सेटलमेंट अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो वहां पर कर सकता है। ये अधिकार आंतरिक अवरोधों को भी खत्म करता है कि आप एक यूनिटी बनाते हैं, इंटेग्रिटी बनाते हैं देश के साथ, तो वहां आपके बहुत काम आता है। जैसे हम इसे सिविल सर्विसेज में भी कई बार प्रयोग करते हैं। सिविल सर्विसेज में ऐसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये विजन था कि अगर सिविल सर्वेंट्स देश में सेलेक्ट किए जा रहे हैं और अगर उनको सेम कार्डर में रख दिया जाए, जैसे आप दिल्ली से हैं और आपको दिल्ली में रखा जाए, आप यूपी से आपको यूपी में रखा जाए, राजस्थान तेलंगाना जहां से भी है, तो अगर आपको अपनी जगह पर रख दिया गया तो जो यूनिफिकेशन होना है इंडिया का वो नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार से जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, जैसे आज बहुत सारे प्रवासी मजदूर आते हैं, ऐसा देखा गया कि एक पर्टिकुलर स्टेट से बहुत ज्यादा प्रवासी मजदूर निकल करके राज्यों में दूसरे दूसरे राज्यों में जाते हैं। वहां पर कई बार हिंसा भी इन्वोक हो जाती है इस वजह से, लेकिन वो जाते हैं, वो काम करते हैं, है ना। तो उनको ये अधिकार है कि आप जहां मर्जी चाहे, भारत एक संघ है और इस पूरे भारत के अंदर आप जहां चाहें वहां ट्रैवल कर सकते हैं, जहां से निकल के चाहे महाराष्ट्र जाएं, दिल्ली जाएं, नॉर्थ ईस्ट जाएं, साउथ इंडिया जाएं, जहां जाना है आपको जा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई आपसे वीजा पासपोर्ट नहीं मांगेगा। वहां पे इंटरनल मूवमेंट के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, कुछ एरियाज है नॉर्थ ईस्ट के जहां पर इनर लाइन परमिट आपको आवश्यकता होती है। 1873 में अंग्रेजों द्वारा व्यवस्था लागू की गई थी इनर लाइन परमिट की। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 73 में लागू हुई और बाद में हमने इसे कंटिन्यू रखा। उसके अपने कारण हैं कि ये जो यहाँ पर ट्राइब्स रहती है नॉर्थ ईस्ट में, खास करके जैसे मणिपुर, नागालैंड वगैरह में, इन ट्राइब्स का कल्चर खतरे में आ जाता है अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स लोगों का हो गया। मान लीजिए बंगाल से निकलने लगे, बिहार से निकलने लगे, बाकी स्टेट्स में से लोग आने लगे, तो वहां इतनी कम जगह है कि वहां के लोगों का कल्चर, वहां की एथनिसिटी खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए इनर लाइन परमिट दिया गया। अंग्रेजों का 1873 में इसे लागू करने का दूसरा प्लान था। उन्होंने अपने फायदे के लिए इसे लागू किया था, क्योंकि आसाम में चाय के बागान होते थे और खास करके नॉर्थ ईस्ट में, तो इन चाय के बागानों की सुरक्षा के लिए और इन पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने इसे बनाया था। ये एकमात्र कारण था। उसके बाद भारत ने लोगों की एथनिसिटी को ध्यान में रखते हुए इसे जारी रखा था। ठीक है। एक चीज इसमें और आती है कि मान लीजिए कि किसी भी स्टेट से निकल करके लोग दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं। मान लीजिए वहां टैक्सी ड्राइवर बनते हैं, या वहां पर दिहाड़ी मजदूर बनते हैं, या वहां पर लेबर का काम करते हैं, ठीक है, या बिजनेस करते, कुछ भी करते होंगे चाहे वहां पे। तो वहां जहां भी जिस भी स्टेट में जाते हैं, वहां के लोगों को कई बार ये लगता है कि ये हमारे रोजगार खा रहे हैं, ये हमारे हिस्से के रोजगार खुद ले रहे हैं, या हम ज्यादा पैसे में काम करते हैं, कम पैसे में काम करके लोगों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। तो फिर एक क्लैश होता है, एक वायलेंस इंसाइट हो जाती है वहां से। ये सिर्फ इसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, उनको सरकार समय समय पर ठीक करने का प्रयास करती रहती है। जैसे आप देखें कि गुजराती, मराठी और मद्रासी, मद्रासी कहा जाता था पहले, मद्रास प्रोविंस था पूरा, बाद में कर्नाटका कर दिया गया उसका नाम, ठीक है। तो मद्रासियों, ये जो टर्म होते हैं ना मद्रासी, जैसे आज भी साउथ इंडिया, क्योंकि ज्यादातर उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर ही था, जैसे मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये प्रेसिडेंसीज थी उस वक्त। तो जो ऑलमोस्ट सारा दक्षिण भारत था वो लगभग लगभग मद्रास के अंडर आता था। तो लोग आज भी साउथ इंडिया से जो कोई आता है ना उसको मद्रासी कह देते हैं। ये टर्म वहीं से आई है। तो एक समय था जब गुजरात, यानी कि गुजराती बोलने वालों का, मराठी बोलने वालों का और दक्षिण भारतीय भाषाएं बोलने वालों का मुंबई में क्लैश हो गया था। लगातार मद्रासियों पर यह आरोप था, साउथ इंडियंस पर यह आरोप था कि वो मुंबई में आकर रोजगार खा रहे हैं हमारे। तो उन्हें बाहर धकेलने का प्रयास किया गया, उसके लिए मूवमेंट चलाए गए, उसके लिए अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। वो पॉलिटिकल पार्टी बाद में सत्ता में भी आई, उसने अपने नैरेटिव को पूरा किया, उसने जो डिमांड्स रखी थी या वो जो करना चाहते थे वो करने में सफल रहे। ये कुछ खतरे होते हैं इसको। निवास करने का जो अधिकार संविधान के तहत दिया गया है ना, उसमें दो तीन तरीके के ही खतरे हैं। अदरवाइज अच्छी व्यवस्था है। जैसे यूरोप है, यूरोप ने भी ऐसी व्यवस्था अपना रखी है। यूरोप में छोटे छोटे देश हैं और आप थोड़ा दूर चलेंगे दूसरा देश आ जाता है।
बहुत बड़े देश नहीं है। आप आपके एक राज्य में मेरे ख्याल से बहुत सारे देश आ जाएँगे, है ना? जैसे यूपी में काफ़ी यूरोप के देश समा सकते हैं। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिला दिया जाए तो शायद पूरा ही यूरोप हो जाए। इतना तक अंदेशा है, बहुत छोटे-छोटे देश हैं। आप आकार में भी देखिए, राजस्थान और यूपी का आकार मिला के यूरोप में अगर ऐसे बैठाएँगे तो बैठ जाता है वो। तो ऐसे में होता क्या है? ऐसे में ये होता है कि मान लीजिए आप इंग्लैंड से स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड से फिर जर्मनी जा रहे हैं, फिर प्राग जा रहे हैं, कहीं-कहीं भी जा रहे हैं। तो इतने छोटे-छोटे आप मिनट-मिनट में आपको उतरना पड़ेगा, पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो जो ईयू बनाया इन लोगों ने, ईयू के तहत ये व्यवस्था कर ली कि आप निर्बाध संचरण कर सकते हैं। निर्बाध संचरण की व्यवस्था यूरोपियंस ने एक-दूसरे को दी। क्यों दी? यही व्यवस्था। अगर भारत में भी कोई व्यक्ति बिहार से निकल कर के दिल्ली आना चाहता है, तो उसको यूपी क्रॉस करना पड़ेगा और फिर यूपी में भी अलग-अलग ज़िलों की अपनी अगर उनको संप्रभुता दे दी जाती, तो आप सोचिए कितनी समस्या होती भारत में ट्रैवल करना, भारत में आना-जाना, यूनिफ़िकेशन नहीं हो पाता इस कंट्री का। तो जो विज़नरीज़ थे उन्होंने कहा कि भई पूरे देश को खुला छोड़ दीजिए, एक-दूसरे के साथ घुलने-मिलने दीजिए, घूमने दीजिए। अब जब दिल्ली से कोई बैंगलोर जाता है, तो उसको ये नहीं लगता कि वो किसी बाहर देश में आ गया है। जबकि कल्चर, एथनिसिटी, रेस पूरी तरीके से अलग है। कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आपकी ऊँचाई में, आपके रंग में, आपकी जातिगत हाँ, धार्मिक बिलीफ्स में थोड़ा बहुत यूनिफ़िकेशन हो सकता है, अदरवाइज़ आप उनके साथ तादाद में स्थापित ही नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है जो आपको वहाँ सहज रखती है, वो है आपका इंडियन होना, एक भारतीय होना और ये विश्वास होना कि ये आप ही की टेरिटरी है, आप इसमें शांतिपूर्वक बस सकते हैं, निर्बाध संचरण कर सकते हैं, आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? अब इसमें कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि भाई आप लाइसेंस लेकर के कहीं चले गए या बच्चों को किडनैप करके कहीं चले गए। आप इसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो गैर कानूनी है। और कानून का मतलब ही ये होता है, इन लोगों ने जो कानून बनाया ना, उसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप जो करना चाहते हैं बहुत आराम से कर सकते हैं, अगर आप कुछ गलत काम नहीं करें तो। और एक चीज़ और होती है, स्टेट से बड़ा क्या कहें उसको पावर कोई होता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ये समझे कि आपके अंदर बहुत पावर है, तो आपके अंदर बहुत पावर नहीं है, स्टेट की पावर सबसे ज़्यादा है। आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, कितने समय से वहाँ रह रहे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, आपके पैसे का लेन-देन कैसे हो रहा है, आप व्यवसाय क्या कर रहे हैं, स्टेट को सब पता होता है। आपका जो आधार कार्ड बना है, आपका जो पैन कार्ड बना है, आपका जो डिपेंडेंट कार्ड बना है, आपकी जो भी मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है, आपने कोई व्हीकल ले रखा है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो आप तो ऑलरेडी स्टेट में रजिस्टर्ड हो, स्टेट को तो पता ही आप क्या कर रहे हो। तो स्टेट से आप नहीं छुप सकते, स्टेट आपको ढूँढ लेगा एक दिन, है ना? और स्टेट क्या होता है मैंने आपसे एक दिन पहले बताया भी था, कि जो व्यक्ति या तो सरकार से संबंधित है या किसी संवैधानिक पद पर है, वो स्टेट होता है। उसमें चाहे गवर्नमेंट के कौन से भी लेवल पर व्यक्ति हो या गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस में कोई व्यक्ति हो, वो स्टेट का पार्ट होता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं, ठीक है? ये देखिए, फिर है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये आपको आज़ादियाँ दिखा रहे हैं। पीछे आप देखिए ना हम ये करके आए हैं, हम स्वतंत्रताओं की बात कर रहे थे। ठीक है? कि आज़ादी कितने प्रकार की हो सकती है भारत में भी किसी व्यक्ति को। तो उसमें सम्मेलन बनाने की है, निर्बाध संचरण की है, अभिव्यक्ति की है, व्यवसाय की है, ठहरने की है, रुकने की है कहीं पर भी, ये स्वतंत्रताएँ हैं। निवास करने की हो गई, अपराध के लिए दोष सिद्धि। ये जो अनुच्छेद 20 है ना, ये ऐसा अनुच्छेद है जो विदेशियों के लिए भी लागू है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है और वो ये कहता है कि उससे कोई अपराध हो गया है और वो अपराध के लिए कानूनी सहायता चाहता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसमें विदेशी या कंपनी हो सकता है, कोई परिषद हो सकती है, कानूनी व्यक्ति भी हो सकता है। 3 व्यवस्थाएँ हैं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए तब तक किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया नहीं जा सकता, जब तक कोई ऐसा कार्य के समय अपराध से आरोपित है। अगर किसी व्यक्ति को आप दोषी ठहरा रहे हैं, तो उस व्यक्ति का वहाँ मौजूद होना आवश्यक है। उस व्यक्ति का आप दोष सिद्ध तब तक नहीं कर सकते, जब तक ऐसा करने के समय कोई विधि प्रवृत्त नहीं होगी। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आज आपने बैंक लूट लिया और आपको बैंक लूटने की सज़ा के लिए कोर्ट ले जाया जाता है। तो कोर्ट आपको अगर उस वक़्त बैंक लूटने के लिए कोई सज़ा नहीं है, तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। किसी भी अपराध के लिए उस वक़्त जो कानून है, वो कानून लागू होगा, यानी कि भूतलक्षी नहीं हो सकता कुछ भी।
कि आज हम कहें कि भाई सड़क के बाईं तरफ चलना एक अपराध है, और कल सरकार कहे कि जो व्यक्ति आज से 10 साल पहले तक सड़क के बाईं ओर चले सब अपराधी हैं, सबको जेल में डालना है, एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे कोई कहे कि काला कपड़ा पहनना अपराध है, तो काला कपड़ा जिसने भी पहना है आज से पहले वो अपराधी है, उसको जेल में डालेंगे, तो ये नहीं हो सकता। भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी कानून लागू नहीं होगा, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को वो सजा नहीं दी जा सकती जिस अपराध के लिए आज की तारीख में हमारे पास कानून नहीं है। ठीक है। उसके बाद दोहरी क्षति नहीं होगी। एक अपराध के लिए एक ही बार उसे दंडित किया जा सकता है। ये नहीं कि मान लीजिए लोअर कोर्ट में चला गया वहां अलग सजा मिलेगी, हाई कोर्ट में चला गया वहां सुप्रीम कोर्ट में अलग, तीनों ने सजा दे दी तो तीनों जोड़ करके उसको कुछ सजा मिलेगी, नहीं। एक दोष के लिए एक ही सजा है। ये कानून का एक जरूरी हिस्सा है भारत में। फिर है स्व अभिशंसन नहीं, इसे नेचुरल लॉ भी बोलते हैं। नेचुरल लॉ के अंतर्गत आता है ये, कि किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती जिसकी हामी उसने खुद भरी है, या अपने खिलाफ कोई व्यक्ति गवाह नहीं बनाया जा सकता। आप किसी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि आपने ये अपराध किया है और आपको इसकी सजा मिलनी है, आप अपना दोष स्वीकार कर लीजिए और आपकी गवाही के आधार पर हम आपको सजा दे देंगे। असंभव है, ये नहीं हो सकता। फिर है पूर्व प्रभाव पद, जो कानून हमने कहा कि लागू नहीं होगा, वो आरोपित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 के तहत ये प्रावधान किए गए हैं पहले से ही, और सिविल अधिकार और उत्तरदायित्व ये सरकार का बनता है कि वो ऐसी व्यवस्था लागू करे कि हर नागरिक को सुरक्षा दे, और अगर उससे कोई अपराध हो गया है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी करे। ठीक है। ये जो दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला है ना, ये कानूनी और न्यायिक अभिकरण में भी उठाया जा सकता है। अगर आपको किसी अपराध के लिए उठाया गया है या आपको दोहरी सजा मिल गई है तो वैसा आप नहीं कर सकते। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, बहुत सारे केसेस हैं कि एक व्यक्ति को एक अपराध में बहुत सारी सजाएं दी जा सकती थी लेकिन नहीं दी गई। अब देखिए, जैसे एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया तो उसको एक ही सजा मिलेगी, लेकिन एक व्यक्ति ने अगर 5 मर्डर कर दिए तो उसको हर बार के मर्डर के लिए अलग अलग सजा मिलेगी और वो उसको भुगतनी होगी। ये है। ठीक है। फिर देखते हैं, फिर ये क्या कह रहे हैं। अनुच्छेद 21 जो है वो आपको मनमानी कार्रवाई करने से रोकता है। आप मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते, किस मामले में? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, वो जो स्व अभिशंसन का मामला था, ये हमने नहीं किया। स्व अभिशंसन मतलब कि मेरे खिलाफ मुझी को गवाह बनाया जा रहा है, ये हम नहीं कर सकते। पहला तो भौतिक विषयों का आवश्यक उत्पादन होना चाहिए, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो जो साक्ष्य आप लगा सकते हैं वो आपको लगाने होते हैं, दिखाने होते हैं कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया, ये रहा सबूत। मैंने मर्डर कर दिया। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज भी आप देख सकते हैं, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, ये वाली आपको देखनी है, देख लीजिएगा। उसमें कैसे एक खून करके, वो एक टीचर होती है तो वो टीचर बताती है कि कैसे आप खून करके भी बच सकते हैं, है ना। उसको प्रयोग नहीं करना है, बस देखना है, समझना है। तो ये जो है कि स्व अभिशंसन कैसे किसी व्यक्ति से करवाया जा सकता है। तो मैंने मर्डर किया, मुझे जाके कोर्ट में बुलवा दिया गया कि जी हाँ मैंने किया है, तो वैसा नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट लागू है। इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको देना पड़ेगा कि भाई आपका जो भी एविडेंस है वो इकट्ठा करो, फिर अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर या फिर खून की जांच वगैरह की अनिवार्यता है कि वो आप करें, उनसे मिलान करें। फिर अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध होता है उसका, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। उसके अलावा इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता है। वो जो आपने कई बार फिल्मों में कोर्ट की हियरिंग्स देखी होगी तो वहां पर बोलते हैं ना कि एग्जिबिट नंबर दिस, एग्जिबिट नंबर 21, तो वो आता है, फिर वो दिखाते हैं कि माय लॉर्ड ये देखिए, इसने इस चाकू से इस स्थान पर इस व्यक्ति की हत्या की, ये सीसीटीवी फुटेज है, इसके खून के निशान है, दोनों मैच होते हैं, इसके उंगलियों के निशान भी मैच होते हैं, वो पकड़ लिया जाता है। फिर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 हो गया। अनुच्छेद 21 में है कि हर व्यक्ति को उसके प्राण और देह की स्वतंत्रता है और उसे वंचित नहीं किया जा सकता, सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर की आपको आजादी है, लेकिन अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो सरकार अगर चाहे तो आपकी प्राण और देह की स्वतंत्रता आपसे छीन सकती है। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट आपको फांसी की सजा सुना दी, अब फांसी की सजा सुनाने पर आपको अपने प्राणों से हाथ तो धोना पड़ेगा, तो आप कोर्ट ये कह के नहीं जा सकते कि मेरे से खून हो गया और मुझे संविधान में मेरे प्राणों की आजादी दी गई है तो आप मुझे फांसी में चढ़ाइए, नहीं, वो नहीं हो सकता। स्टेट जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ द्वारा
आपको उससे वंचित भी कर सकता है। गोपालन मामला था 1950 का, उसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने एक की कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। ये पहले होता था। जैसे दक्षिण भारत में इस प्रकार की प्रक्रियाएं देखी गई कि शूद्रों के साथ अक्सर उन्हें ब्रेस्ट टैक्स भी देना पड़ता था उनकी महिलाओं को। साथ ही आपने सुना होगा कि जब सड़क पर चलते हैं तो उनको ढोल बांध के, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से, उनको ढोल बांध के चलना पड़ता था, फिर ढोल बजाते हुए निकलना पड़ता था। अगर आप उनका दिया हुआ छू ले, उनकी परछाई आपको दिख जाए, या वो रास्ते से गुजरते हुए सुबह सुबह आपको दिख जाए, तो आपका ऐसा कहा माना जाता था कि आपसे अपशकुन हो गया। फिर आप गंगा जल छिड़कते थे, हवन यज्ञ करना पड़ता था। ये सारी प्रक्रियाएं करते थे लोग। ये समझ से बाहर है कि इतनी कटुता एक समाज के भीतर कैसे हो सकती है, जिसको सुधारने के लिए पूरी पूरी पीढ़ियां खप गई और फिर भी हम उसको पूरा नहीं सुधार पाए हैं। आज भी ये कई स्टेट्स में विद्यमान है। आज बस उसका रूप बदल गया है। जैसे पुराने समय में, अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि ये सब होता था। आपने एक कहानी पढ़ी होगी, सदगति। इस कहानी में आपको पता चलता है कि जाति व्यवस्था का रूप जो है कितना क्रूर था। वो लोग कितने निर्दयी थे जो अपने साथी लोगों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करते थे। लेकिन आज भी विद्यमान है। आज आपको लगता होगा कि ये व्यवस्थाएं खत्म हो गई, नहीं हुई है। आज आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें देखिए, सरकार में जो पद है उनमें देखिए, जो राजनीति में पद है उनमें देखिए, कहाँ उन व्यक्तियों को रखा जाता है। वो भले ही मिनिस्टर बन गए हों, एमपी बन गए हों, कुछ भी बन गए हों, लेकिन उनको प्रेशराइज करके रखा जाता है, उनको अपने मुट्ठी के अंदर रखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में अभी पीछे रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि लेस देन 20% रिप्रेजेंटेशन है। ओबीसीज का कितना रिप्रेजेंटेशन है, एससीज का कितना है, एसटीज का कितना है, ठीक है, और ट्राइब्स का कितना है। ये आप निकाल करके देख लीजिए, आपको डेटा मिल जाएगा पूरा। बस रूप बदले हैं, कुछ नहीं बदला है। हेजीमनी थी एक कास्ट की, एक वर्ग की, वो पहले भी थी और वो आज भी बनी हुई है। पहले आपको देखने को मिलता था कि जजमानी व्यवस्था थी, जो लोअर कास्ट होते थे वो हाथ जोड़ करके मिलते थे, जमीन पर बैठते थे, इस प्रकार के काम होते थे। आज बस बदल गया है। आज आप सोफे पर बैठते हैं, लेकिन बैठते हैं कमरे के बाहर, आपको अंदर नहीं। आपके जो सत्ता का रास्ता था वो आज तक आपके लिए नहीं खुल पाया है। ये एक समस्या पैदा हुई इस व्यवस्था के दौरान। तो राज्य जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को रोक सकता है, व्यक्ति नहीं रोक सकता। हमने लोगों से कहा कि आप ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे आप किसी को दास बना ले, गुलाम बना ले, उससे काम कराएं, उसके साथ गलत व्यवहार करें। ये सब आप नहीं कर सकते। फिर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका के संविधान विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। ये हम पहले समझ चुके हैं। विधि की विधिवत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों चीजें अलग हैं। ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। कानून की वैधता है ना, वो अकारण अन्यायपूर्ण और इस प्रकार के प्रश्नों पर उसे नहीं, उस पर उठाया जा सकता कि भाई ये तो अनैतिक है, किसी को फांसी देना अनैतिक है, ये प्रश्न ही नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था कर रखी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता से है। अभी ये मेन का मामला है 1978 का। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में, इसमें गोपालन फैसले में इसको पलट दिया था और व्यवस्था दी कि उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर इसे रोका भी जा सकता है। पहले तो कहा था कि भाई स्टेट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई उसे नहीं रोका जा सकता गोपालन मामले में। बाद में इसको बदल दिया गया कि भाई उचित और न्यायपूर्ण प्रक्रिया अगर है तो वहां पर आप इसका स्वरूप बदल सकते हैं। अनुच्छेद 21 का मनमानी कार्रवाई के खिलाफ ये लागू है। फिर है प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राण के अधिकार में शारीरिक बंधनों को में नहीं बांधा गया है, बल्कि मानवीय सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए आपके कोई परिवार का सदस्य है और वो आपको सिर्फ इस आधार पर आपसे काम करवा रहा है, या सिर्फ इस आधार पर आपसे मनमाना व्यवहार कर रहा है क्योंकि आप उसके खून के रिश्ते में हो, तो ये जायज नहीं है। दिस इज रॉन्ग। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि जो व्याख्या हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो ये हुई है कि भाई हम इसे रिलेशंस में नहीं बांधते हैं। एक आदमी आजाद है, एब्सोल्युटली फ्री है। आप जब पैदा हुए ना, आप परिवार के बंधन में भले ही पैदा हो गए हो, लेकिन कानून और संविधान कहता है कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। आप एक फ्री व्यक्ति हैं, आप फ्री विल के आदमी हैं। जैसा आप चाहें वैसा रह सकते हैं, आपका अपना सम्मान है। मानवीय सम्मान के तहत इसको
देखा जाएगा। अब जो अनुच्छेद 21 है, उसमें आपके कौन-कौन से अधिकार आते हैं, उनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से। ये आपके लिए भी ज़रूरी है और एक-एक पॉइंट को बहुत गौर से देखिएगा। तो देखिए कौन-कौन से मामले हैं इसमें। पहला है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आपकी अपनी गरिमा है, आपको अपने पूरी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, उसमें ना तो स्टेट, ना कोई अदर व्यक्ति आपको रोक सकता है। किसी का अधिकार नहीं है, आप अपनी गरिमा के साथ जिए। दूसरा स्वच्छ पर्यावरण। आज जितना मौसम खराब रहता है, आज जितना पर्यावरण धूल-दूषित है, तो आपको प्रदूषण रहित जलवायु में जीने का अधिकार है, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध अधिकार है। तो इसलिए कई बार ये होता है ना कि जैसे पेड़ काटे जा रहे थे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ठीक है, जैसे चिपको आंदोलन है। तो ये आंदोलन क्यों संभव हो पाए? क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि हर आदमी को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। अगर कोई इससे डिरेल करता है इस मत से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीवन रक्षा का अधिकार है। ये कहाँ से निकलता है? सेल्फ डिफेंस। कोई व्यक्ति अगर आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपकी हत्या करना चाहता है और आप अगर उसकी हत्या कर देते हैं विद एविडेंस कि हाँ ये व्यक्ति मुझे मारना चाहता था, तो उस केसेस में कई लोग सेल्फ डिफेंस के मामले में छूटते हैं और वो इसीलिए क्योंकि संविधान आपको अधिकार देता है कि आप अपने जीवन की रक्षा करें। उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। फिर है निजता का अधिकार, प्राइवेसी। भारत में प्राइवेसी को लेकर के कई चर्चाएं हैं, लेकिन प्राइवेसी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के संविधान का, भारत के जितने भी कानून है उनका। और आजकल तो हमने व्यवस्था कर ही दी है कि डेटा प्राइवेसी इसके अंदर आती है, पर्सनल प्राइवेसी इसके अंदर आती है, प्रोफेशनल प्राइवेसी इसके अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन प्राइवेसी जो आपकी है, वो भी इसी के अंतर्गत आ रही है। आपका डेटा है सबसे महत्वपूर्ण। तो आप जो फोन यूज करते हैं, जो भी डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस में क्या होता है? आपका सारा डेटा किसी न किसी प्रकार से या तो बाहरी कंपनियों के पास पहुंचता है या सरकार के पास पहुंचता है। बहुत खतरनाक चीज है ये। एक आपने सुना होगा डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच। एक सुना होगा आपने डेटा थेफ्ट। एक सुना होगा आपने डेटा पायरेसी। ये भी अलग अलग चीजें हैं। डेटा थेफ्ट वो होता है जिसमें कोई बड़ी कंपनी हैकिंग करके किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को चुरा ले। जैसा पीछे हमने एम्स के मामले में देखा था, दिल्ली एम्स में अभी पीछे खबर आई थी कि बहुत सारे लोगों का डेटा हैक कर लिया गया है और उसको ऐसी संभावनाएं हैं कि उसे चुरा लिया गया हो। तो वो डेटा थेफ्ट का उदाहरण था। उसके बाद सरकार और चौकन्नी हुई, उन्होंने और ज्यादा प्रयास की। वो इस प्रकार से लगे कि हम अपने डेटा को लेकर के बहुत सुरक्षित हैं और बहुत काम कर रहे हैं उसके लिए। फिर है डेटा ब्रीच। कई बार गलती से डेटा ब्रीच हो जाता है, डेटा आपका इधर उधर फैल जाता है, डेटा आपका लीक हो जाता है। इसे लीक भी कह सकते हैं, ब्रीच भी कह सकते हैं। फिर डेटा पायरेसी है कि आपको डेटा कुछ चाहिए बट वो पायरेटेड डेटा है, यानी कि ये जो लोग चुराते हैं ना, उसकी पायरेसी करते हैं, फिर उसको बेचते हैं पायरेटेड डेटा को। आजकल आप एप्स वगैरह यूज करते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि कई बार आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि आपके पास गाड़ी है, क्या आपके पास इतनी जमीन है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, आप कितनी कैलोरी खाते हो, क्या फ्रूट्स खाते हो। ये जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसके आधार पर आपको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक चीज है। थॉमस पिकेटी एक व्यक्ति थे, हैं अभी भी। थॉमस पिकेटी को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने बताया पहली बार कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होती है और कैसे काम करती है। बाजार कैसे आपसे चीजें खरीदवा सकता है अगर आपकी इच्छा है तो भी, और इच्छा नहीं है तो भी। क्योंकि आपको इस पर आप खुद डिसीजंस ले ही नहीं रहे हो, आपका बिहेवियर डिसीजन ले रहा है। और जब बिहेवियर डिसीजन लेना स्टार्ट करता है ना, दैट बिकम्स वेरी डेंजरस। बहुत खतरा पैदा हो जाता है उससे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका डेटा ही बाहर ना जाए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी ऐप को लॉगिन कर रखा है, वहां से आप लगातार कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, तो बहुत संभावना है कि किसी आपके डेटा को एनालाइज करके, मान लीजिए आप सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, बाकी दिन आप ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में आप लगातार लंच किसी ऐप से मंगा के करते हैं, तो वो ऐप जो सैटरडे संडे को है, वो ये ट्रैक कर सकती है कि आप 5 दिन ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए किसी दिन आप ऑफिस नहीं गए,
तो उस दिन फिर वो अंदाजा लगाएं कि आप ऑफिस क्यों नहीं गए। हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो, तो आपका डेटा किसी ऐसी ऐप को बेच देंगे जो दवाइयाँ डिलीवर करती है, और उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा कि आर यू फीलिंग सैड या आर यू फीलिंग अनवेल। तो आपको फिर वो दवाई रिकमेंड करें कि आप ये वाला प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए, यहाँ से दवाई मंगा लीजिए, इतना डिस्काउंट देंगे, वो देंगे। ये होता है बिहेवियरल, कि आप आपके बिहेवियर, आपके पैटर्न्स को रीड आउट कर लिया, आपके बिहेवियर को रीड आउट कर लिया, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, कि कई बार आप जब खुश होते हैं तो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। कई लोगों में ऐसा व्यवहार देखा गया है। तो आपके मूड्स का अंदाजा लगा करके आपको इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जा सकते हैं जो ऐसा काम करते हो, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स काम करती है। फिर है आश्रय का अधिकार, आपको आश्रय लेने का अधिकार है। आप कहीं शेल्टर ले सकते हैं। अभी जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्रों में तो शेल्टर होम्स बना दिए गए हैं, तो आप वहां पर अपना आश्रय ले सकते हैं। फिर स्वास्थ्य का अधिकार है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, सरकार ने हेल्थ कार्ड रिलीज कर दिए हैं, आरोग्य योजना ला दी है, 5 लाख तक का बीमा आपको दे दिया है। तो आपका अधिकार है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो स्टेट जो है ना, जो वेलफेयर स्टेट होते हैं, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, वेलफेयर स्टेट क्या काम करता है कि आपको वो सारी सुविधाएं देता है जो आप संविधान ने आपको देने को उनको कहा गया है। और ये संविधान ने नहीं कहा है, ये तो उसकी व्याख्या में निकले हैं। और जीवन जीने के अधिकार में क्या क्या शामिल है, वो अधिकार आपको अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के केसेस के वर्डिक्ट्स के आधार पर मिले हैं। तो सरकार क्या कर रही है, स्वास्थ्य दे रही है, अच्छा पर्यावरण दे रही है, जीवन की रक्षा का अधिकार दे रही है। फिर 14 साल की उम्र तक निशुल्क शिक्षा, इसे राइट टू एजुकेशन आप समझें। भाई एक आदमी अगर जिएगा तो उसको क्या चाहिए, उसको अपना शरीर चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, जीवन का अधिकार चाहिए, कहीं रहने का अधिकार चाहिए, खाने का अधिकार चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए, नौकरी का अधिकार चाहिए। यही तो चाहता है ना आदमी, जीने के लिए क्या जरूरी है। तो राइट टू एजुकेशन सरकार ने दिया कि 14 साल तक हर बच्चा पढ़े। 14 साल में आप 10वीं पास कर लेते हैं, 9वीं 10वीं में होते हैं। 10वीं के बाद आप इतने समझदार हो जाते हैं कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी चॉइस है, आप पढ़िए ना पढ़िए। सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको बेसिक शिक्षा प्रोवाइड करे। निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, कहीं फंस गए किसी कोर्ट केस में, आपके खिलाफ किसी ने केस कर दिया, तो आपके पास पैसे नहीं है वकील के, तो कानूनी सहायता आपको सरकार के द्वारा दी जाती है। अकेले कारावास में बंद होने का अधिकार है। फिर त्वरित सुनवाई का अधिकार है, जो रैपिड कोर्ट होते हैं अपना वो। फिर हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, अगर आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है तो वहां पर अधिकार है। फिर अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अपराध है, इसमें जेलों में जो व्यवहार किया जाता है, इसमें आप क्रिमिनल जस्टिस नाम से अभी पीछे एक बहुत अच्छा वेब सीरीज आपको देखने को मिली, जिसमें जेलों में किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, कितना टॉर्चर किया जाता है, वो किस स्थितियों में जेलों में रहते हैं, ये समस्याएं उनको सामना करनी पड़ती है। वहां पर दैहिक स्वतंत्रता उनकी खत्म हो जाती है। मेडिकल उनको वहां पर कई बार कई केसेस में नहीं मिलता, हालांकि आइडियली तो मिलना चाहिए। वहां पर सोने का, रहने का, अमानवीय स्थितियां होती हैं, तो व्यक्ति परेशान होता है जेलों में। कई लोग नहीं होते हैं, ज्यादातर होते हैं। तो अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध भी आपको संविधान में अधिकार दिया गया है कि आप उससे बच सकते हैं। फिर है देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है, आपको फांसी आज दी जानी है, लेकिन वो टाल रहे हैं कि नहीं परसों देंगे परसों देंगे, तो उस भय में आप रह रहे हैं लगातार। उस भय से भी आपको निजात पानी है कि मुझे फांसी देनी है, 5 बजे देनी है, अब दे दो फांसी, एक तरफ करो मुझे देके। विदेश यात्रा का अधिकार है, सरकार पासपोर्ट जारी करती है, वीजा ऑन अराइवल कई देशों में मिलता है, या आप एम्बेसी से टच में होके अपना पक्ष रख सकते हैं, तो विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं। दूसरा, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है। ये हम क्यों लिस्ट आउट कर रहे हैं, जरूरी है जानना। कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाला अधिकार है या नहीं है मौलिक अधिकारों में, फिर आप उसको क्रॉस लगा के आ जाते हैं, फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था ये। तो यहाँ पता होना, यहाँ पढ़ लीजिए। फिर बंधुआ मजदूरी के कैलाश सत्यार्थी, आप जानते होंगे कैलाश सत्यार्थी, तो उनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था। वो बच्चों के ऐसे बच्चों को ऐसे कार्यों से निकालने के लिए वो फेमस रहे, जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, या उनकी उम्र के हिसाब से वो काम अच्छा नहीं था। जैसे चाय की दुकानों पर, खदानों में इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, उनको पे भी नहीं किया जा रहा, उनको बस पकड़ के रख लिया गया है, उनसे काम करवाया जा रहा है, उनको कोई अधिकार नहीं, ना पैसा है। फिर है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये वही वाला पीछे जो जेलों में अमानवीय व्यवहार की बात कर रहे थे, तो वही है। ये कौन सा शोषण है, शोषण आर्थिक हो सकता है, शोषण दैहिक हो सकता है, किसी प्रकार का भी हो, वो अपराध है, वो आपको नहीं करना है। आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार है, जेलों में भी अगर आप बीमार हो जाते हैं, ये एम्बुलेंसेज जो है ना, ये एम्बुलेंसेज यहीं से आती हैं। क्या फोन करते हैं और एम्बुलेंस आती है, क्यों आती है, क्यों आती है एम्बुलेंस,
क्योंकि आपको अधिकार है आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का। और वो कैसे इंश्योर करेंगे? जब सरकारी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस प्रकार की व्यवस्था होगी। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार है, सरकार बनाती इसलिए। तो जो भी सरकारी व्यवस्था की गई है, वो सारी सरकारी व्यवस्था आप अपने आसपास देखते होंगे, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि संविधान उसकी गारंटी देता है, वरना सरकार को क्या है? बहुत सारे ऐसे काम है जो सरकारें नहीं करती हैं, ये भी ना करें क्या हो जाएगा? लेकिन ये तो संविधान में कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति कल को कोर्ट पहुंच गया सरकारी अस्पतालों में उचित अधिकार को लेकर के, और कहे कि हमारे एरिया में 100 किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं बना रखा सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, हाई कोर्ट बोलेगा कि आप बनाइए यहाँ पे। मौलिक अधिकारों के हनन का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है, लोअर कोर्ट्स में नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप उचित अधिकार का, इनको इलाज का अधिकार नहीं दे रहे हैं, फिर वो उनको अस्पताल बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही बना दे अपना कर्तव्य उसको समझ करके। राज्य के बाहर जाने का अधिकार है, ठीक है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है, जैसे कपड़ा पहनेगा, कंबल ओढ़ेगा, चटाई बिछा के सोएगा, तो इतना तो कम से कम आपको जेलों में भी देना पड़ेगा। महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का अधिकार है, महिलाओं को ये अधिकार है कि उनके साथ इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाए। फिर है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है। ऐसा नहीं कि नजीर पेश करने के लिए कि भाई आज इसको लाल किले पर टांग दिया जाए इस व्यक्ति को, ताकि पूरा देश देखे, कि आगे से अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। हाँ, कई बार ना हम इसमें एक चीज और भी है, आजकल जो पीछे एनकाउंटर्स वगैरह हुए, पुलिस या कार्रवाई जिस प्रकार से हुई, उसको लेकर के कई लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा किया, लेकिन वो एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है देश में। अगर इस प्रकार की कार्रवाई देश में लगातार होने लगी तो ये एक फैशन बन जाएगा। फिर जो एनआरकी है कि आपकी सरकार है लेकिन सरकार कोई काम की नहीं है, कानून व्यवस्था बनाने का काम सरकार का होता है। और अगर इसे लोग अपने हाथों में ले लेंगे और ये एक जन सामान्य की बात बन जाएगी कि मान लीजिए किसी ने रेप कर दिया, मान लीजिए किसी ने हत्या कर दी, तो कर दी नहीं कर दी वो कोर्ट का काम है, उसे प्रूव करना, या एलिगेशंस हैं सिर्फ, या कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अगर लोगों में ये भावना बनी, जैसे मॉब लिंचिंग हुई, तो भीड़ तंत्र जब कोई चीज बन जाएगी ना, भीड़ फैसला करेगी हर चीज का, तो वो अच्छा नहीं करेगी। किसी निरपराध व्यक्ति को भी वो फांसी पर चढ़ा देंगे, सामने लाल किले पर कभी टांग दिया, कभी किसी गुंबद से टांग दिया, वो गलत है, ये नहीं हो सकता। तो सार्वजनिक फांसी ना तो स्टेट दे सकता है ना व्यक्ति दे सकते हैं, वो अपराध है। सुनवाई का अधिकार है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते होंगे वहां पर, या फिर आप डीएम वगैरह के पास जाते हैं, तो सुनवाई है वो। सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। इस पर तो 2005 में हमने एक पूरा अधिनियम ही ला दिया, जिसमें सरकारी फाइलें जो बंद कमरों में पड़ी रहती थी वो हम एक्सेस करने के लायक हुए, काबिल हुए, वो देख सकते हैं, ऐसा हुआ। फिर है प्रतिष्ठा का अधिकार, मान सम्मान आपका पूरा किया जाएगा, ये एक आपको अधिकार है। दोष सिद्धि वाले न्यायालयादेश के लिए अपील का अधिकार, न्यायालय ने दोष सिद्धि कर दी उसके बाद भी आप अपील कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा और परिवार के संरक्षण का अधिकार आपको संविधान देता है कि आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, और सामाजिक सुरक्षा। उसके अलावा सामाजिक, आर्थिक एवं सशक्तिकरण का अधिकार है, बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार है, जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार है, सोने का अधिकार है, शोर प्रदूषण से मुक्ति का, और बिजली का अधिकार आपको है। आप समझ रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजें आपको मिलती हैं, जैसे बिजली का अधिकार है, ठीक है भाई, बिजली का अधिकार है, आपको लगता होगा कि ये बहुत छोटी चीज है, नहीं, बिजली का अधिकार भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है, और ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। इस बात के लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। चलिए, उसके बाद है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो हमें बताती है कि हर व्यक्ति को, 14 साल से कम उम्र के व्यक्ति को 6 से 14, ये आर्टिकल 21 क है, इसमें कहा गया कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे ही आगे चलकर स्टेट बनाते हैं। जैसे आप कभी स्कूल में पढ़ रहे होगे, अब आप प्रिपरेशन के समय में हो, आगे चल करके अगर आप ऑफिसर बनते हो तो आप देश के काम आओगे, देश के लिए काम करोगे। तो आज का बच्चा कल का ऑफिसर है, कल का नेता है, भविष्य निर्माता है, तो उसको केटर करना सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी। और देखो, जब मैं सरकार कहता हूँ ना, आप सरकार को स्टेट समझना, और स्टेट मतलब देश समझना, उसको देश की जिम्मेदारी है, देश की सरकार की जिम्मेदारी है। सही मायनों में तो वो स्टेट ही है, लेकिन आप उसको सरकार समझ लें, राष्ट्र समझ लें, जो समझ लें। फिर न्यायालय ने 1992 का अपना एक फैसला बदला था निःशुल्क अधिकार को लेकर के, व्यावसायिक शिक्षा जैसे
चिकित्सा और इंजीनियरिंग को भी बाद में उसमें शामिल कर दिया। अनुच्छेद 21 क आपको कहता है कि राइट टू एजुकेशन अनिवार्य है। 2009 में हमने अधिनियम पारित करके इसे लागू कर दिया था। इसमें फिर सरकारी विद्यालय बनाए, सरकारी विद्यालयों के अलावा ऐसी व्यवस्थाएं हमने की कि हर बच्चा कम से कम पढ़ सके और समावेशी शिक्षा प्रारंभ की जा सके। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये समझिए कि लोग कहते हैं कि सरकार ने तो भाई सरकारी स्कूल बना दिए, लेकिन सरकारी स्कूल चल क्यों नहीं पा रहे हैं? उसका कारण कुछ तो होगा ना। सरकार सारी सुविधाएं देती है, अच्छे टीचर्स लेकर के आती है, बेहतरीन जो अपने स्टेट के एजुकेशन जो पात्रता परीक्षाएं होती है वो पास करके आते हैं। सरकार ने अच्छे अच्छे भवन बना रखे हैं। सबसे अच्छे टीचर्स सरकारी स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि तैयारी सब कर रहे हैं, जाना सब चाहते हैं, लेकिन एग्जाम कुछ लोग पास कर पाते हैं, नियुक्ति की कुछ लोगों की हो पाती है। सब लोग सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं ना, तो सब सरकारी मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ही बन पाते हैं। इसका मतलब वो सबसे अच्छे माइंड्स हैं। तो जब हम सबसे अच्छे माइंड्स सरकारी स्कूलों को दे रहे हैं, सबसे अच्छी बिल्डिंग्स दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं, फ्री में किट बैग्स, स्कूल बैग्स और ड्रेसेस वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा हमने 6 से 14 साल तक कर दी है, फिर सरकारी स्कूल चल क्यों नहीं पा रहे? कुछ कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा रीजन है जो हम नहीं जान पा रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है इसका? इसमें एक रीजन जाति व्यवस्था का है। इस बात पर हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में मुख्यतः उन जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, उस समाज के बच्चे पढ़ते हैं जिनसे एक दूसरा समाज अपने आप को अलग देखता है या सुपीरियर मानता है। तो वो समाज नहीं चाहता कि हमारे बच्चे उन लोगों के बच्चों के साथ बैठें जिनसे हम खुद को सुपीरियर मानते हैं या हैं। हम फ्री का राशन जिन बच्चों को मिलता है, उनका परिवार जितना इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उन बच्चों के साथ अगर हमारे बच्चे बैठेंगे, तो हमारा सोशल स्ट्रेटा में कद नीचा हो जाएगा। तो भारत का जनमानस अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से लगातार बचता रहा। दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में या बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन जो हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां पर सरकारी स्कूलों में खूब बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि शहर में आकर के जाति विसर्जित हो जाती है, कुछ हद तक हो जाती है। बाकी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाती है। जैसे शहरों में आप बस में किसके साइड में बैठे हैं आपको नहीं पता, मेट्रो में कौन आपके सामने खड़ा है आपको नहीं पता। लेकिन गाँव में आपको पता रहता है कि आप हर व्यक्ति को जानते हो, आस-पास के 5-7 गाँव के हर व्यक्ति को जानते हो। तो ये चीज़ होती है वहाँ पे। इसीलिए गाँव के सरकारी स्कूल फेल हो गए, इसीलिए शहर के सरकारी स्कूल कामयाब हो गए। प्राइवेट स्कूलों का जो उद्भव है, जो उनका इमर्जेंस है, जो उनको इतना बड़ा बना करके पेश किया गया, या वो इतने हाई लेवल बन गए। आप गुड़गाँव जाइए, आप दिल्ली आइए, आप किसी छोटे भी शहर में अगर बहुत बड़े-बड़े नामों वाले स्कूल देखेंगे, तो उनमें जो व्यवस्थाएँ हैं, सरकारी स्कूल उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी स्कूल बेसिक सुविधाएँ आपको देते हैं। आपको अच्छे टीचर्स देते हैं, अच्छा पाठ्यक्रम देते हैं, वो पढ़ाते हैं, फिर आप सीख के चले जाते हैं। आपको लैब्स भी मिलती हैं अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको बाहर के टूर भी मिलते हैं, सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो भव्यता है प्राइवेट स्कूल्स की, क्यों? क्योंकि एक समाज है जो दिखाना चाहता है कि हमारे पास इतना पैसा है और हम कुछ भी कर सकते हैं। उस समाज के वजह से, उस उसको उसकी मानसिकता को आप कैसे भी समझ सकते हैं, वो कि कैसी भी मानसिकता हो सकती है। लेकिन वो सिर्फ़ ये दिखाना चाहते हैं कि हम उस समाज में नहीं है जिस समाज के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो उस समाज ने अपने अलग स्कूल बनाए, अलग संस्थाएँ बना ली, प्राइवेट स्कूल्स बना लिए, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बना ली प्राइवेट। हालाँकि उनके बच्चे बाद में प्रेफ़र करते हैं कि हमें सरकारी विश्वविद्यालयों में मौके मिल जाएँ। हम एम्स चले जाएँ, हम अच्छी-अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, हम सरकारी कोटे पर या सरकारी स्कॉलरशिप पर कहीं पढ़ लें। बाद में वो सरकारी माँगते हैं, क्यों? क्योंकि तब तक उन बच्चों को बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं जो उनका कॉम्पिटिशन बनने वाले थे। अब वो बच्चे जो एक समाज से आते हैं, वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़े, वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े, बेहतरीन सुविधाएँ मिली, अच्छा माहौल मिला, पैसे बहुत घरवालों ने खर्च कर दिए। तो अब उनके पास इतनी व्यवस्थाएँ हो गई कि वो किसी सरकारी स्कूल के बच्चे को, जो कि नॉर्मल एक बेसिक शिक्षा व्यवस्था से आया है, जिसके टीचर्स ने शायद उस पर ज़्यादा ध्यान सिर्फ़ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आता है शायद। क्योंकि जब लग जाता है ना, एक ट्रेट्स होते हैं, कोई बच्चा किसी समाज से आया है, उस समाज में पढ़ाई-लिखाई का माहौल नहीं है, या उसकी आर्थिक हालत वैसी नहीं है कि वो सिर्फ़ पढ़ाई पर ध्यान दे सके, उसको 10 काम और करने होते हैं, तो वो स्कूल में भी आकर के वैसी परफ़ॉर्मेंस करेगा। टीचर समझेगा कि ये बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो टीचर एक एक टाइम के बाद रिलैक्स हो जाए कि मैं क्यों, वो फिर ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में लगातार मॉनिटरिंग होती है, यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, टीचर के पास रिपोर्ट भेजती है, पैरेंट टीचर मीटिंग होती है, दस्तखत करवाए जाते हैं, टी पेरेंट्स आकर के मिलते हैं टीचर्स से।
बच्चे की परफॉर्मेंस घर पे बताई जाती है, फ़ोन की। तो ये जो व्यवस्था है ना, पर्सनलाइज़्ड केयर जो मिलती है बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में, तो वो सरकारी स्कूल के बच्चे को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पीछे छोड़ देता है और स्टेट जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है एक टाइम पे प्रयास करने के मामले में। ना तो इस तरफ से प्रयास होते और वो तरफ वाले बढ़ रहे हैं। फिर आगे जा कर के वो सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में थे, वो अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं उन संस्थाओं के ऊपर जो सरकार द्वारा पोषित है। और फिर जब एक समाज पीछे रहता है तो हम कहते हैं कि इनको सरकारी व्यवस्था दे रखी है, इनको सरकारी स्कूलों में फ्री राशन दे रखा है, किट बैग मिलते हैं, फीस माफ है, फिर भी आगे नहीं पढ़ पा रहे। नहीं, आप गेम ही दूसरा है। आप जो गेम खेल रहे हो ना इस समाज के साथ, वो गेम ही दूसरा है। आप भूल जाइए इस चीज को कि आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हो। ऐड ऑन नहीं कर रहे हो, आप उस समाज का नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो कहता है ना कि समावेशी प्रारंभिक शिक्षा है, वो लिखा उतना ही है ना, तो उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। फिर है निषेध, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22। एक व्यक्ति को दंड मिला है तो उस पर अनुच्छेद 22 दो प्रकार की व्यवस्था करता है। पहला तो साधारण कानूनी मामले है और दूसरा निवारक हिरासत निरोध के मामले में है। ये क्या कहते हैं कि आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध भी अधिकार है। जैसे कई लोगों को ना डिटेंशन में डाल देते हैं। आप कहीं प्रोटेस्ट करने जाइए, आप अगर कहीं कभी गए होंगे तो आपको पता रहेगा कि जब आप प्रोटेस्ट करने जाते हो तो पुलिस आपको पकड़ करके कुछ देर के लिए थाने में बंद कर देती है। उसको बोलते हैं डिटेंशन। वो क्यों किया जाता है? वो निवारक निरोध है कि भाई आप कुछ वायलेंस इंसाइट कर सकते थे, तो हमने आपको जस्ट रोकने के लिए थोड़ी देर बैठा करके रखा है। तो अगर कोई व्यक्ति साधारण कानूनी मामले में अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले तो सूचना देने का अधिकार उसको है। दूसरा, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, यानी कि आपको वकील दिए जाने का अधिकार भी है। पहला तो आपको गिरफ्तार किया गया तो परिवार को बताना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा, आपको वकील करवाना, या आप कर सकते हैं, उसका आपको अधिकार है। विधि व्यवसायी, जो इसको वकील ही कहते हैं, विधि व्यवसायी को, कानून का जो व्यवसायी होता है वो वकील ही होता है, और कौन होते हैं। फिर मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में आपको पेश करना होगा, ये भी आपको अधिकार है। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त विरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का आदेश आपको मिलेगा, यानी कि उसको जमानत बोलते हैं ना, तो जमानत आपको मिल जाएगी। जमानत के बाद आपको आना रहेगा, फिर वो केस चलता रहेगा, वो प्रक्रिया आपको पता ही है, उसमें कुछ है नहीं। तो ये निवारक ना विदेशियों के लिए भी लागू है। विदेशी व्यक्ति निवारक कानून गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इनकी विदेशियों को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप अगर विदेशी गिरफ्तार हो गए तो आपके कॉन्सुलेट से संपर्क किया जाएगा। आपका जो एम्बेसी है वो वहां के व्यक्ति आपको संपर्क करेंगे। फिर है गिरफ्तारी, जनसंघ गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी, विदेशी कपड़े, विदेश में अगर पकड़े गए तो आयकर में भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर विदेश में पकड़े गए तो भी इसके खिलाफ प्रक्रियाएं हैं। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये दंड विषयक कानून क्या होते हैं? ये मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जो नागरिक और विदेशी है, तो व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, और इसका कारण भी आपको देना पड़ेगा। निरोध के आधार पर संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, और उसको ये आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन भी देने की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। सरकार ने क्या, हमारे संविधान ने कर रखी है। ठीक है। अनुच्छेद 22 संसद को यह बताने के लिए विधि अधिकृत करता है, क्या बताने के लिए, कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग के मामलों में व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, किसी वर्ग के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने के लिए रखा जाएगा, या जांच में अगर अनुसरण नहीं हो रहा है उचित प्रक्रिया का, उसके खिलाफ भी संसद कार्य कर सकती है। फिर 44वें संविधान संशोधन हुआ 1978 में। अब देखिए 42वां हुआ 4 और 2 6 1976, और 44वां हुआ 4 और 4 8 1978। ये ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर है हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर स्टेट को दिया गया है। तो संसद बना सकती है। 1950 में बनाया, 1969 में बनाया मीसा हमने बनाया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, और 1978 में इसे हटा दिया गया था। तो भारत के एक बड़े समाजवादी नेता रहे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, क्योंकि
वो उन्हें इसके अंतर्गत उठाया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। कोफेपोसा है 1974 का, विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम। उसके अलावा ये है, नासा है, जिसे कई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बाद में जो लागू किया गया, तो नासा है 1980 का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर है चोर बाजारी निवारण, PMBACC 1980 का। आतंकवादी निवारण, जिसे टाडा कहते हैं, ये तो सबसे भयंकर कानून है, 1995 में खत्म कर दिया, 85 में आया था। पहले आपने मूवीज में पुरानी में सुना होगा, टाडा लगेगा इस पे, है तो टाडा होता है टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि विध्वंसक अगर कोई कार्य कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कानून है। फिर है, ये है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988। पोटा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002-2004 में इसे भी खत्म कर दिया गया था। तो सरकार इंटरनल सिक्योरिटी बनाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए समय समय पर अलग अलग कानून पास करती रहती है। टाडा है, मीसा है, कोफेपोसा है, ठीक है, पोटा है, इस प्रकार के जो कानून है वो आए और समय समय पर चले गए। तो ये लोगों को डराने के लिए नहीं है, ये डिटेंशन के लिए नहीं है कि भाई आप अगर स्टेट के खिलाफ कुछ कार्रवाई करोगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा, बल्कि स्टेट में शांति स्थापित करने के लिए, ताकि जो लोग अपने अधिकारों को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे वो कम से कम आराम से कर पाए और उन्हें इसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आज अपनी बात यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में फिर मूल अधिकारों की और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने सुनने के लिए।